हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स लर्निंग चैनल में। मेरा नाम तनुज कुमार पांडे और आज की लेक्चर वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है ये डिस्कस किया था। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटी असाइन करता है। क्योंकि इन असाइन प्रोबेबिलिटीज़ को हम मास या वेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक डिस्टिंक्ट वैल्यू पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं। तो जैसे हम डिफ़ाइन करें px कोई फंक्शन है और इस फंक्शन को हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू स्मॉल xi इफ़ x इक्वल टू xi एंड 0 इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू xi। तो हम कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी असाइन करेगा या प्रोबेबिलिटी देगा। तो इसी तरह से इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी कि भाई कोई भी फंक्शन होगा वो कब प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा। तो पहली कंडीशन थी कि वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा उसके रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ के लिए सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको एक एग्जांपल से भी हमने डिस्कस किया था। इसको यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं और इस पे बेस्ड फिर हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स में हमने एक रैंडम वेरिएबल लिया, नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स। तो उस केस में रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यूज़ आई और इनकी जो पॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन की कि भाई 0 पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हमने कहा 0 पे प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, 1 पे प्रोबेबिलिटी 2/4 होगी और 2 पे प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। तो इसका मतलब है ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे हमने प्रोबेबिलिटी डिफ़ाइन की हुई है। जैसे 25% चांस 0 हेड आने का है, 25% चांस 2 हेड आने का है और 50% चांस 1 हेड आने का है। तो ये 25% या 50% ये क्या है, वेटेज है प्रोबेबिलिटी का। हम वेट दे रहे हैं इस इवेंट को कि भाई ये इवेंट होने का क्या वेट है या क्या चांस है। तो इसलिए हम इसे मास फंक्शन भी कहते हैं। और जनरली इसको हम px से अगर यहाँ पे डिनोट करें तो ये p0 से हम डिनोट कर सकते हैं 1/4 को, 2/4 को p1 से डिनोट कर सकते हैं और अगेन 1/4 को p2 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी मैंने बताया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इस तरह से प्रोबेबिलिटी का, इसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी हम डिफ़ाइन किए थे कि भाई ये होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यानी रैंडम वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक प्रोबेबिलिटी कितनी असाइन हो चुकी है। तो इस केस में 0 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है और 1 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 तक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 0, तो ये हो जाएगा 3/4। इसी तरह से 2 तक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। तो इसका मतलब है ये 1/4 को हम f0 से डिनोट करते हैं, इसे हम f1 से डिनोट करते हैं और इसे f2 से डिनोट करते हैं। तो ये तो था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अगर हमें डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी पॉइंट फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये रूल होता है pxi, यानी pxi यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगी फ्रॉम दी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप टू xi माइनस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप टू xi माइनस 1। तो सिंपली जैसे इस केस में हमें p1 कैलकुलेट करना है, तो इस केस में p1 कैलकुलेट करना है तो ये p1 की वैल्यू हो जाएगी f1 माइनस f0। अब ये f1 हमें गिवन है, f1 कितना है, f1 3/4 है, तो ये हो जाएगा 3/4 और f0 कितना है, f0 है 1/4। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 और ये हम देख रहे हैं p1 की वैल्यू कितनी है, 2/4 है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहली प्रॉब्लम है, हमें एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है px इक्वल टू x/15, जहाँ पर x की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5।
और हमें सपोज़ कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो जब हमने रैंडम वेरिएबल को डिफाइन किया था तो रैंडम वेरिएबल मैंने कहा था भाई रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या होती हैं, एग्जॉस्टिव होती हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2। तो ये प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 ये बेसिकली P1 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 ये P2 हो जाएगा। और P1 फ्रॉम द गिवन फंक्शन ये x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो P1 कैलकुलेट होगा तो ये 1/15 आ जाएगा और ये प्लस ये 2/15 आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/15 और इसको फर्दर हम सॉल्व करना चाहें तो ये आंसर आ जाएगा 1/5 या 3/15। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सपोज़ करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कोई कंडीशन ले लेते हैं, जैसे बुक में भी ये कंडीशन गिवन होगी, जैसे x ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 5/2 फॉर गिवन x ग्रेटर देन 1। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपली मैं एक एग्जांपल मैंने कंसिडर किया हुआ है बुक से, कैसे इसमें हम कैलकुलेट करते हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फिर अभी आगे हम इसमें एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो पीछे जो गुप्ता कपूर वाली बुक है उसमें पीछे जो एक्सरसाइज है उससे एक क्वेश्चन हम लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इस केस में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। कंडीशन क्या गिवन है भाई, x ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 5/2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें पता है कि x की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 1 आई है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। अब जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a फॉर गिवन b। यहाँ पर इवेंट a की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब इवेंट b गिवन है, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो सिंपली यहाँ पर जो इवेंट है ये इवेंट a हो जाएगा, ये इवेंट b हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2 लेस देन 5/2 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1 और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे इसे हम सॉल्व करते हैं, बोर्ड पहले क्लीन कर लेता हूँ। हाँ जी तो देखिए ये प्रॉब्लम इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए x ग्रेटर देन 1/2 है यानी 0.5 और x यहाँ पे वैल्यूज़ डिस्टिंक्टली ले रहा है तो ये 0.5 का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन कहा है तो 1 यहाँ पे कंसिडर करेगा और लेस देन 5/2 का है दैट इज़ 2.5 और 2.5 से नीचे जो वैल्यू है वो 2 है। तो इसका मतलब है x बिटवीन 1/2 एंड 5/2 सिर्फ दो वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेगा, 1 और 2। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कॉमा x इक्वल टू 2 और ये इंटरसेक्शन हो जाएगा x ग्रेटर देन 1 का। इसी तरह से ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1। तो अब ये ओबियस है भाई, जहाँ पे तीन इवेंट बन रहे हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 1। तो दोनों में जो कॉमन पॉइंट होगा, दोनों का जो कॉमन पॉइंट आएगा न्यूमरेटर में वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, क्योंकि इसको अगर हम देखो रियल लाइन पे एक्सप्रेस करें तो ये 1 ये 2 और हम कंडीशन कह रहे हैं कि x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास सिर्फ दो इवेंट हैं, एक इवेंट है x इक्वल टू 1 और एक इवेंट है x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हम कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2। तो इसलिए न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 को सिंपली P2 लिखा जा सकता है। और अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 कैसे कैलकुलेट होगा। तो x ग्रेटर देन 1 कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, देखिए x ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन x इक्वल टू 2 दैट इज़ P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 ये होगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 15, तो ये आ जाएगा
14/15। ये तो पहला तरीका है। इसी तरह से दूसरा तरीका होगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। तो इस केस में ये प्रोबेबिलिटी देखो 1 माइनस x लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 पे सिर्फ एक केस है और वो केस है P1, और P1 की प्रोबेबिलिटी है 1/15। तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14/15। तो दो तरीके से हम प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे मैं सीधे लिख लेता हूँ 14/15 और P2 की वैल्यू आ गई 2/15। तो ये इस तरह से हम सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 15 हो जाएगा अपॉन 14। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/14 दैट इज़ 1/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज से लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन गिवन है उसमें ये मेंशन है कि जो रैंडम वेरिएबल है वो 3 वैल्यूज़ ले रहा है 0, 1 एंड 2, और 0, 1 एंड 2 पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइंड है, बाकी वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 है। तो उस केस में हमें यहाँ पर c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। c यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है भाई ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी px ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि px की x की वैल्यूज़ के लिए सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो पहले c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी P0 प्लस P1 प्लस P2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से P0 हो जाएगा 3c क्यूब प्लस P1 हो जाएगा 4c माइनस 10c स्क्वायर प्लस 5c माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में ले लेते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो ये हो जाएगा 3c क्यूब माइनस 10c स्क्वायर प्लस 9c, और ये 1 इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। इसका सोल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड जो कहते हैं, या पार्टीशन मेथड भी इसे मैं कहता हूँ। तो इसे पार्टीशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हमने ले लिया, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यूज़ होंगी और ये नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम 0 इस इक्वेशन में रख लेते हैं। c की वैल्यू हमने 0 रखी, तो c की वैल्यू 0 रखने पर ये इक्वेशन -2 इक्वल टू 0 आ गया। यानी ये पार्ट जो LHS वाला पार्ट है ये नेगेटिव है, LHS वाला पार्ट नेगेटिव है। हमें इसको क्या करना है, 0 की ओर ले जाना है। तो 0 की ओर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अब हम c इक्वल टू 1 पे इसको हिट करते हैं। तो c इक्वल टू 1 पे हिट करेंगे तो ये 3 माइनस 10 प्लस 9 माइनस 2, तो 3 प्लस 9 12, 10 माइनस ये, तो 12 माइनस 12 ये 0 आ गया। तो इसका मतलब है c इक्वल टू 1 पे इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो c माइनस 1 इस इक्वेशन का एक फैक्टर हो जाएगा। तो c माइनस 1 से क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो ये 3c स्क्वायर यहाँ पे ले लेंगे प्लस का, तो ये 3c क्यूब माइनस 3c स्क्वायर। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो बैलेंस हो गया। और ये -10 प्लस 3 ये -7c स्क्वायर प्लस 9c। अब यहाँ पे -7c है तो यहाँ -7c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7c स्क्वायर और प्लस 7c हो जाएगा। तो ये डिफरेंस निकालने में साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये फिर से 0 हो जाएगा। और ये 9c माइनस 7c ये 2c हो जाएगा, और यहाँ से -2 नीचे ले आए तो ये 2c माइनस 2। तो फाइनली 2 से इसे हम करेंगे तो ये 2c माइनस 2 डिफरेंस निकालेंगे तो ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि भाई इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, c माइनस 1 इंटू 3c स्क्वायर माइनस 7c प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो a इंटू सी निकाल लेते हैं। a इंटू सी यहाँ पे 6 आया, तो a इंटू सी 6 आया, तो a इंटू सी के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम क्या आए, b आए।
तो 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 7 आए, तो ये 6 + 1, तो इसे सॉल्व करेंगे 3c² माइनस 6 + 1। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हो सकता है इसको इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए, तो उनके लिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए c - 1 और ये 3c² माइनस 6c माइनस c + 2 = 0। तो फिर से ये 3c यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये c - 2 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, तो ये c - 2, तो ये = 0। तो अब ये c - 2 फिर से कॉमन आ गया, तो फाइनली जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे c - 1, c - 2 एंड 3c - 1, दिस इज = 0। तो इसका मतलब है एक सॉल्यूशन यहाँ से c = 1 है, एक सॉल्यूशन c = 2 है और एक सॉल्यूशन c = 1/3 है। तो कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन सी का क्या होगा? तो इसके लिए देखो अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है भाई जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो हम सी की वैल्यू देखो फर्स्ट p0 पे रखते हैं, सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये नॉन नेगेटिव आएगा, सी की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी ये नॉन नेगेटिव आएगा, सी की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो भी ये नॉन नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये होल्ड कर रहा है। अब p1 पे चेक करते हैं, p1 पे चेक करेंगे, सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, सी की वैल्यू 2 रखेंगे तो उस केस में भी ये नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये P1 यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है सी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 पे, तो ये सी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2 तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब c = 1/3 पे चेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 1/3 - 10 × 1/9 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12 - 10/9 दैट इज़ 2/9 दैट इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब है 1/3 यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर भी एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं 1/3 को, तो ये 5/3 - 1 और ये आ जाएगा 5/3 - 1, तो ये 5 2/3, तो ये भी एक्सेप्ट, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है c = 1/3 क्या है, एक एक्सेप्टेबल वैल्यू है c की। तो इसके बेसिस पे p0, p1 और p2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और इसके बेसिस पे अब कोई भी प्रोबेबिलिटी है, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे आप लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। Thank you.